ट्यूनीशिया में आपका स्वागत है। यह एक ऐसी जमीन है जहां रेगिस्तान और समंदर मिलते हैं। यह अफ्रीका के सबसे उत्तरी किनारे पर मौजूद एक देश है जो महाद्वीपों और सभ्यताओं को जोड़ता है। यहां पुरानी सभ्यताओं की कहानियां जमीन में ही एच्ड हैं। यह सफर आपको एक ऐसे देश में ले जाएगा जहां कई सरप्राइजिंग कॉन्ट्रास्ट्स और गहरी खूबसूरती है। हम सहारा के धूप से तपते रेत के टीलों से लेकर कोस्टलेन की चट्टानों से चिपके हुए शांत व्हाइट वॉश्ड गांवों तक चलेंगे। हमारा रास्ता ऐसे नजारों से गुजरेगा जो किसी और प्लेनेट के लगते हैं और ऐसे शहरों के दिल तक ले जाएगा जो हजारों सालों से मौजूद हैं। हम उन रोमन खंडहरों को देखेंगे जो दुनिया में किसी भी और जगह से बेहतर हैं। ट्यूनीशिया की विविधता ही उसका सबसे बड़ा तोहफा है। आइए टाइमलेस ट्यूनीशिया के दिल में अपना सफर शुरू करें, जो अनफॉरगेटेबल नजारों की जमीन है। हमारा सफर बड़े सहारा के दिल से शुरू होता है, दुनिया के सबसे बड़े गर्म रेगिस्तान से। यहां सदर्न ट्यूनीशिया में दुनिया सुनहरी रेत के एक अनंत सागर में बदल जाती है जिसे विंडो ने तराशा है। सूरज ऊंचा है, एक तेज रोशनी डाल रहा है जो रेत को चमकाती है। यह गहरी काल्मी की जगह है। सहारा का आकार समझना मुश्किल है। यह रोशनी और छाया का एक असीम साम्राज्य है। जैसे जैसे दिन बढ़ता है, रेगिस्तान के रंग बदलते रहते हैं। यहाँ जीवन बहुत मजबूत है जो मुश्किल वातावरण में ढल गया है। यह एक ऐसा साम्राज्य है जो इज्जत की मांग करता है और अचरज की एक गहरी भावना पैदा करता है। खामोशी एक शक्तिशाली मौजूदगी से भरी है। यहाँ रेत के इमेंस सागर में कोई भी काल्मी का असली मतलब समझ सकता है। सदियों से सहारा व्यापार का रास्ता और खानाबदोश लोगों का घर रहा है। इस इंसानी कनेक्शन का बरसों पुराना प्रतीक है ऊंटों का कारवां। पुराने रास्तों पर चलते हुए वे एक नखलिस्तान से दूसरे नखलिस्तान तक सामान और कहानियां ले जाते हैं। बर्बर और खानाबदोश समूहों में गहरा और पुराना ज्ञान है। वे रास्ता ढूंढने के लिए तारों को पढ़ते हैं और पानी ढूंढते हैं। टेंट वाले कैंप में रहने की जगह मिलती है। जलती हुई आग के पास पीढ़ियों से परंपराएं चली आ रही है। जैसे ही शाम होती है, नजारा बदल जाता है। पहली बार तारे अद्भुत साफ दिखते हैं। यह एक जादुई पल है, पूरी काल्मी का पल। यही ट्यूनीशिया के सहारा का असली सार है, गहरी काल्मी और सूक्ष्म सुंदरता की जगह। कारवां की गूंज अब भी सुनाई देती है। यह इंसानी जज्बे की अनुकूलन और फलने फूलने की क्षमता की याद हटाती है। अनंत काल, लचीलेपन और रेगिस्तान की शांत और स्थायी आत्मा की बात। गोल्डन ड्यूनस को पीछे छोड़ते हुए हम एक ऐसी जगह पर जाते हैं जो पूरी तरह से दूसरी दुनिया जैसी लगती है। यह चॉट एल जेरिड है, एक बहुत बड़ा एंडोरहाइक सॉल्ट लेक जो पूरे लैंडस्केप में फैला हुआ है, एक चमकते और भूले हुए समुद्र की तरह। साल के ज्यादातर समय में इसका सरफेस एक क्रैक वाली नमक के क्रिस्टल्स की लेयर होती है जो आंखें चौंधिया देने वाली सफेद होती है और पैरों के नीचे चरमराहट की आवाज करती है। तेज धूप इस मैदान पर पड़ती है जिससे एक हीट हेज बनती है जो होराइजन पर नाचती है। यह ऑप्टिकल इल्यूजन्स का एक एरिया है जहां जमीन और आसमान के बीच की बाउंड्री एक कांपते हुए इथीरियल मिराज में घुलती हुई लगती है, रोशनी और गर्मी का एक ट्रिक। चॉट एल जेरिड नाम का मतलब है लैंड ऑफ पाल्म्स का लगून, इसके किनारे पर बिखरे हुए ओएसिस का एक इशारा। लेकिन इसके बीच में बहुत कम लाइफ देखने को मिलती है। यह एक ऑस्टियर मिनिमलिस्ट ब्यूटी का लैंडस्केप है जहां इसकी इमेंस वास्टनेस इसकी सबसे पावरफुल खासियत है। गीले महीनों के दौरान पानी की एक पतली लेयर सॉल्ट पैन के कुछ हिस्सों को कवर करती है, इसे एक कोलोसल नेचुरल मिरर में बदल देती है। आसमान इसकी सरफेस पर पूरी तरह से रिफ्लेक्ट होता है। एक सरियल और डिसोरिएंटिंग इफेक्ट बनता है जहां ऐसा लगता है जैसे कोई बादलों पर चल रहा हो, दो स्कायों के बीच लटका हुआ। इस दूसरी दुनिया जैसी जगह ने जनरेशन से ट्रैवलर्स और आर्टिस्ट्स को आकर्षित किया है। इसकी अजीब ब्यूटी इमेजिनेशन के लिए एक कैनवास देती है। यह एक ऐसी जगह है जहां रियलिटी सस्पेंडेड लगती है और नेचर के नियम मुड़ते हुए लगते हैं। हवा खामोशी से भरी हुई है, सिर्फ हवा की हल्की सी आवाज से टूटती है जब वह नमक की परत पर चलती है। यहाँ के कलर्स म्यूटेड और इंटेंस दोनों हैं। नमक का ब्रिलियंट व्हाइट आसमान के गहरे सिरूलियन ब्लू के साथ एक स्ट्राइकिंग कॉन्ट्रास्ट बनाता है। यह एक फोटोग्राफर का सपना है, एक ऐसी जगह जहां हर एंगल एक नया एब्स्ट्रैक्ट कंपोजिशन देता है, लाइट, शैडो और रिफ्लेक्शन का। चॉट एल जेरिड को पार करने का एक्सपीरियंस अनफॉरगेटेबल है। एक पेव्ड रोड इस विशाल सॉल्ट फ्लैट को काटती है, एक डार्क रिबन की तरह दिखती है जो इन्फिनिटी की ओर खींची हुई है। इस पर ड्राइव करते हुए आप एक ऐसे लैंडस्केप से घिरे होते हैं जो लगातार बदलता रहता है और आंखों को धोखा देता है। दूर की चीजें हवा में तैरती हुई लगती हैं और होराइजन खुद एक ब्लरी अनसर्टेन लाइन बन जाता है।
ये मैप पर एक जगह से ज्यादा है। ये सबलाइम के साथ एक इनकाउंटर है, एक ड्रीम लाइक लैंडस्केप के जरिए एक जर्नी जो दुनिया के बारे में आपकी परसेप्शन को चैलेंज करता है और आपको शांत कंटेम्पलेटिव ऑ की स्थिति में छोड़ देता है। यह विशाल सॉल्ट फ्लैट एक बहुत बड़े पानी के बॉडी का बचा हुआ हिस्सा है जो कभी प्रीहिस्टोरिक टाइम्स में इस रीजन को कवर करता था। यह सच कहूं तो एक पुराने समुद्र का भूत है और इसकी नमकीन परत में हजारों सालों की यादें हैं। जब आप इसकी सरफेस पर चलते हैं तो आप इतिहास की परतों पर पैर रख रहे होते हैं, उन मिनरल्स पर जो अनगिनत इवेपोरेशन और बारिश के साइकिल्स से जमा हुए हैं। कभी कभी आपको डेजर्ट रोजेस भी मिल सकते हैं, जिप्सम और सैंड के सुंदर क्रिस्टल फॉर्मेशंस जो हवा और नमी से शेप्ड हुए हैं इन जटिल फूल जैसे क्लस्टर्स में। ये चॉट के सबटल ट्रेजर्स हैं, जियोलॉजिकल जेम्स जो इस यूनिक एनवायरनमेंट में बने हैं। चॉट एल जेरिड की एरिडनेस डिसेप्टिव है क्योंकि यह लेजेंड्स और स्टोरीज से भरी जगह है। लोकल फोल्कलोर गोस्ट कैरावैन्स की बात करता है जो मिराजेस की तरह दिखाई देते हैं, हमेशा के लिए अपनी जर्नी में खो गए हैं शिमरिंग प्लेन के पार। ये कहानियां लैंडस्केप में मिस्टिसिज्म की एक और परत जोड़ती हैं, नेचुरल और सुपरनैचुरल को मिलाते हुए। सॉल्ट लेक खुद एक कैरेक्टर बन जाता है, एक पावरफुल एंटिटी जिसकी स्पिरिट सुंदर और ट्रेचरस दोनों है। यह एक ऐसी जगह है जो हमें याद हटाती है उन ताकतों की जिन्होंने हमारे प्लेनेट को शेप किया है, जियोलॉजिकल टाइम के धीमे और अनस्टॉपेबल पैसेज की। सुबह या शाम की ठंडी हवा में चॉट अपने सबसे मैजिकल मोमेंट्स ऑफर करता है। ढलता हुआ सूरज सॉल्ट पैन्स को पेंट करता है, सॉफ्ट पैस्टेल शेड्स में पिंक, लैवेंडर और गोल्ड के। किसी भी स्टैग्नेंट पानी में रिफ्लेक्शन ज्यादा गहरे, ज्यादा सैचुरेटेड हो जाते हैं और लंबी शैडोज क्रैक्ड ग्राउंड पर गहरी डेप्थ और टेक्सचर का एहसास पैदा करती है। इन्हीं मोमेंट्स में सॉल्ट लेक सबसे ज्यादा अलाइव महसूस होता है, अपनी लंबी और काम हिस्ट्री के सीक्रेट्स को फुसफुसाते हुए। यह एक ऐसा लैंडस्केप है जो पेशेंस डिमांड करता है, उन लोगों को रिवॉर्ड करता है जो इन शांत ट्रांजिशनल मोमेंट्स का इंतजार करते हैं, अनपैरेलल्ड नेचुरल ब्यूटी के डिस्प्ले के साथ। चॉट एल जेरिड ट्यूनीशिया के लैंडस्केप्स की इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी का टेस्टमेंट है। ये सहारा के रोलिंग ड्यून्स के स्टार्क कंट्रास्ट में खड़ा है, एक अलग तरह का डेजर्ट एक्सपीरियंस ऑफर करते हुए, एक जो फ्लैट, रिफ्लेक्टिव और सच कहूं तो काफी सरेल है। ये गहरी सॉलिट्यूड की जगह है जहां स्पेस की इमेंसिटी माइंड के एक्सपेंशन को अलाउ करती है। यहाँ शिमरिंग लाइट और एंशिएंट सॉल्ट से घिरे हुए आप अर्थ की डीप एलिमेंटल फोर्सेस से एक कनेक्शन महसूस करते हैं और आप ये महसूस करते हुए चले जाते हैं कि आपने एक ऐसी जगह विजिट की है जो ट्रूली रियलिटी के एज पर है। सॉल्ट लेक के सरियल मैदानों से हम दाहर पहाड़ों की तरफ जाते हैं, मैटमाटा के एक्स्ट्राऑर्डिनरी इलाके को डिस्कवर करने के लिए। सदियों से बर्बर लोगों ने जमीन में खुदाई करके ट्रोग्लोडाइट ड्वेलिंग्स बनाई है जो यहाँ के हार्श मौसम का एक सोल्यूशन है। सूखी सतह के नीचे आंगन, कमरे और इंटरकनेक्टेड टनल की एक छिपी हुई दुनिया है। डिजाइन एक सेंट्रल पिट से शुरू होता है जो आसमान के लिए खुला होता है और एक कॉमन आंगन के तौर पर काम करता है। सोने, खाना पकाने और सामान रखने के लिए दीवारों में गुफाएं खोदी जाती हैं। इससे नेचुरल इंसुलेशन मिलता है जिससे घर गर्मियों में ठंडे और सर्दियों में गर्म रहते हैं। अंदर जाना एक ठंडे, छायादार और शांत आंगन में जाने जैसा है। ज्योमेट्रिक पैटर्न और बर्बर सिंबल्स इन जगहों में आर्ट जोड़ते हैं। जिंदगी का यह तरीका लोगों और उनके एनवायरनमेंट के बीच के कनेक्शन को दिखाता है, एक ऐसी परंपरा जो सदियों से बेहतर हुई है। ये घर एक लिविंग हेरिटेज हैं जो नेचर के साथ तालमेल बिठाकर ह्यूमन रेजिलियंस और इंजेन्युइटी का सिंबल है। मटमाटा के आसपास का इलाका जितना अनोखा है उतना ही अनोखा है वो घर जिन्हें ये छुपाता है। ये बहुत पुराना और किसी और दुनिया का लगता है, एक ऐसी जगह जो हमारे अपने ग्रह से ज्यादा चांद की लगती है। इस अनोखी खूबसूरती ने फिल्म बनाने वालों का ध्यान खींचा, खासकर जॉर्ज लुकास का, जिन्होंने स्टार वॉर्स के लिए इस जगह को चुना। ट्रोग्लोडाइट हाउस टैटूइन में लार्स होमस्टेड बन गए जो ल्यूक स्काईवॉकर का बचपन का घर था। इस फिल्मी कनेक्शन ने मटमाटा को इंटरनेशनल फेम हटाई है और इसे फिल्म लवर्स के लिए एक तीर्थ स्थान बना दिया है। वे अपनी संस्कृति, अपना खाना और अपनी कहानियां शेयर करते हैं जो एक पुरानी जीवन शैली और मॉडर्न टूरिज्म के बीच पुल का काम करता है। आखिर में मटमाटा एक ऐसी जगह है जो दोहरी यात्रा करवाती है, एक ऐसे लैंडस्केप में जो एलियन जैसा लगता है और एक मजबूत संस्कृति के दिल में। हमारी यात्रा ट्यूनीशिया के दक्षिणी बंजर जमीन में आगे बढ़ती है, ऐसी जगह पर जहां आर्किटेक्चर रेगिस्तान की जमीन से ही निकलता हुआ लगता है। हम क्सर ओलेड सोल्टेन पहुंचते हैं, एक क्सर या कहें तो एक मजबूत अनाज घर का सबसे शानदार और अच्छी तरह से बचा हुआ उदाहरण। ये ढांचे बर्बर कम्युनिटियों ने बनाए थे, घरों के तौर पर नहीं
बल्कि अनाज और दूसरी कीमती चीजों को रखने के लिए कम्युनिटी किलों के तौर पर। क्सर एक धूप वाली पहाड़ी पर खड़ा है, एक बहुमंजिला मिट्टी के निर्माण का अजूबा जो रेगिस्तान की तेज धूप में सुनहरे रंग में चमकता है। ये उन लोगों की समझदारी और सामूहिक भावना का एक शानदार सबूत है जिन्होंने इसे सदियों पहले बनाया था। क्सर की सबसे अनोखी बात उसकी एक के ऊपर एक रखी हुई मेहराबदार कोठरियां हैं जिन्हें गौरफा कहते हैं। ये लंबी बैरल के आकार की कोठरियां सबसे अच्छी स्टोरेज के लिए बनाई गई थीं, गेहूं, जौ और जैतून जैसी कीमती फसलों को लुटेरों और खराब मौसम से बचाने के लिए। हर गौरफा एक खास परिवार का होता था, एक साझा किले के अंदर एक निजी तिजोरी। ये एक सेंट्रल आंगन के चारों ओर बने हैं, एक के ऊपर एक रखे हुए, कभी कभी 4 या 5 मंजिल ऊंचे। ये वर्टिकल डिजाइन सिर्फ देखने में ही शानदार नहीं है बल्कि बहुत प्रैक्टिकल भी है। स्टोरेज की जगह को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाता है, जबकि किले की जमीन पर जगह कम इस्तेमाल होती है, जिससे एक कॉम्पैक्ट और रक्षात्मक ढांचा बनता है। ऊपर की मंजिल पर बनी गौरफा तक पहुंचने के लिए मिट्टी की दीवारों में बनी सीधी सीढ़ियां और खंभे होते थे, एक ऐसी चीज जो इसे बनाने वालों की फुर्ती और समझदारी बताती है। धूप में सुखाई गई मिट्टी की ईंटों और स्टोनों से बनी दीवारें बाहरी दुनिया से एक मजबूत दीवार बनाती हैं। दीवारों की बनावट खुरदुरी और ऑर्गेनिक है। जिन हाथों ने उन्हें बनाया था उनके निशान उन पर हैं। संकरे रास्तों से गुजरते हुए और गौरफा के ठंडे अंधेरे अंदरूनी हिस्सों में जाते हुए आप लगभग इतिहास को महसूस कर सकते हैं। इन पुरानी खामोश कोठरियों में अतीत का एक साफ एहसास आपके चारों ओर गूंजता हुआ। केसर ओलेट सोल्टेन लोकेशनीय आर्किटेक्चर का एक मास्टरपीस है जो पूरी तरह से लोकेशनीय चीजों से बना है और अपने माहौल के साथ पूरी तरह से फिट बैठता है। मोटी मिट्टी की दीवारें प्राकृतिक इंसुलेशन देती हैं, बाहर की भीषण गर्मी के बावजूद अंदर रखी चीजों को ठंडा और सूखा रखती है। पूरा ढांचा एक जीवित मूर्ति जैसा लगता है। इसकी घुमावदार रेखाएं और गर्म रंग आसपास के लैंडस्केप के साथ पूरी तरह से मिल जाते हैं। यह एक समुदाय का शक्तिशाली प्रतीक है जो अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए मिलकर काम करता है, युद्ध के लिए नहीं बल्कि जीवन के सबसे जरूरी संसाधनों को बचाने के लिए बनाया गया एक किला, रेगिस्तान के बीच में लचीलेपन का एक सिंबल। कसर ओलेट सुल्तान के आंगन में होना आपको समय में वापस ले जाता है। कालमी बस घोर फास से होकर गुजरती हवा से टूटती है। यह कभी व्यापार, मेलजोल और शरण के लिए एक बस्टलिंग सामुदायिक केंद्र था। कसर क्षेत्र का आर्थिक और सामाजिक दिल था। आज इसकी खालीपन इसके समृद्ध अतीत पर विचार करने की अनुमति देती है। एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित इसू ने एक प्रभावशाली दृश्य प्रस्तुत किया जो संसाधनों की कमी वाले देश में महत्वपूर्ण था। इसकी किले जैसी डिजाइन ने इसे एक सुरक्षित पनाहगाह बना दिया। ये संरचनाएं रेगिस्तान के सच्चे सेंटिनल थीं। कसर ओलेट सुल्तान ने स्टार वॉर्स के लिए एक फिल्मांकन स्थान के रूप में काम किया। ये बर्बर संस्कृति का एक गर्वपूर्ण स्मारक है। जैसे ही सूरज ढलता है, ये नाटकीय परछाइयां डालता है। कसर ओलेट सुल्तान समुदाय और सर्वाइवल का प्रतीक है, आसमान के खिलाफ एक शांत गार्डियन। हम उत्तर की तरफ जा रहे हैं, सूखे साउथ को छोड़कर। यहाँ एक पहाड़ी पर बसा हुआ एक शानदार नजारे के साथ डोग्गा है। डोग्गा एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो नॉर्थ अफ्रीका में रोमन प्रोविंशियल लाइफ की एक शानदार झलक देता है। इसका इतना बढ़िया से बचा रहना इसकी दूर वाली जगह की वजह से है। रोमानों से पहले डोग्गा एक इंपोर्टेंट न्यूमीडियन सेटलमेंट था जो कार्थेज का एक एलाइड कैपिटल था। डोग्गा का साइज और उसकी कंप्लीटनेस गजब की है। आइकॉनिक कैपिटल, जुपिटर, जूनो और मिनर्वा को समर्पित एक मंदिर रोमन पावर का एक प्राउड सिंबल बनकर खड़ा है। इस शहर को ऐसे डिजाइन किया गया था कि इसकी खूबसूरत लोकेशन का पूरा फायदा उठाया जा सके। ये एक सोए हुए शहर जैसा लगता है जो जगाए जाने का इंतजार कर रहा है। डुग्गा का थिएटर जो 168 ईस्वी के आसपास पहाड़ी पर बनाया गया था, उसमें 3,500 से ज्यादा लोग बैठ सकते थे। इसकी सीढ़ीदार सीटों से स्टेज का एकदम सही नजारा दिखता था। यह थिएटर रोमन इंजीनियरिंग और उनकी सांस्कृतिक वाइब्रेंसी की याद हटाता है। इस शहर की कहानी इसके मॉन्यूमेंट्स और पर्सनल डिटेल्स में बताई गई है। इन इंट्रिकेट मोज़ेक फ्लोर्स को देखें जो कभी अमीरों के घरों की शोभा बढ़ाते थे। लिबिको प्यूनिक मकबरा रोमन कंस्ट्रक्शन से पहले का है। यह स्ट्रक्चर न्यूमीडियन आर्किटेक्चर का एक दुर्लभ उदाहरण है। इसकी प्रेजेंस डुग्गा की रिच कल्चरल टेपेस्ट्री को अंडरलाइन करती है। डुग्गा उत्तरी अफ्रीका का सबसे अच्छी तरह से संरक्षित रोमन शहर है, एक जीता जागता इतिहास का बुक। डुग्गा के पुराने स्टोनों से हमारी यात्रा हमें कोस्ट पर ले जाती है, एक ऐसे विलेज में जिसने मेडिटेरेनियन सागर के एसेंस को कैप्चर कर लिया है।
ट्यूनिस की खाड़ी के नीले पानी के ऊपर एक ऊंची चट्टान पर स्थित हमें सिदी बू सैद मिलता है। ये ट्यूनीशिया का फेमस नीला और सफेद स्वर्ग है। ये विलेज घुमावदार संकरी कोबल्ट सड़कों का एक भूल भुलैया है और हर एक सड़क एक नया और सुंदर नजारा दिखाती है। हवा बुगनविलिया और चमेली के फूलों की मीठी खुशबू से भर जाती है। सिदी बू सैद एक ऐसी जगह है जो आपको धीरे धीरे चलने और माहौल में डूब जाने के लिए इनवाइट करती है। आर्किटेक्चरल स्टाइल अरब और अंडालूसी इन्फ्लुएंस का एक शानदार फ्यूजन है। घरों को खूबसूरत कील लगे दरवाजों से सजाया गया है। हर एक दरवाजा एक यूनिक आर्ट पीस है। रास्ते में छोटी कारीगरों की दुकानें और सुंदर कैफे आपको अपनी ओर बुलाते हैं। रास्ते में हर मोड़ पर एक और परफेक्ट पोस्टकार्ड व्यू दिखाई देता है। यह विलेज हार्मनी का एक मास्टरपीस है। यह चट्टान पर एक ऐसा गहना है जो अपनी सिंपल और एलिगेंट ब्यूटी से इंद्रियों को लुभाता है और आत्मा को शांत करता है। एक सदी से भी ज्यादा समय से सिदी बू सैद के चार्म ने आर्टिस्ट्स को अपनी तरफ खींचा है। 20वीं सदी की शुरुआत में बैरन रुडोल्फ डियरलेंजर यहाँ पर बस गए और उन्होंने ब्लू और व्हाइट कलर की स्कीम बनाई। पॉल क्ली और ऑगस्ट मैके जैसे आर्टिस्ट्स को यहाँ प्रेरणा मिली, जिससे एक आर्टिस्टिक पैराडाइज के तौर पर इसकी रेपुटेशन और मजबूत हुई। विलेज में आर्ट गैलरीज भरी पड़ी है, जहाँ कंटेम्पररी ट्यूनीशियन आर्टिस्ट्स की कला दिखाई जाती है। क्लिफ साइड कैफे में से किसी एक में जगह ढूंढें, जैसे कि मशहूर कैफे डे स्नैट्स, ट्रेडिशनल स्वीट मिंट टी ऑर्डर करें और दुनिया को गुजरते हुए देखें। इन जगहों से मेडिटेरेनियन का नजारा शानदार होता है। जैसे जैसे सूरज ढलता है, विलेज एक सुनहरी चमक में नहा जाता है। सिदी बू सैद में यह मैजिक आवर है, काल्मी और सुंदरता का पल। यह काल्मी का एक ओएसिस है जो हर आने वाले के दिल को मोह लेता है। हमारी यात्रा हमें ट्यूनीशिया के अंदर इचक्योल नेशनल पार्क ले जाती है। यह यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और नॉर्थ अफ्रीका में माइग्रेटरी बर्ड्स का घर है। पार्क के यूनिक इकोसिस्टम में लेक, वेटलैंड्स और जेबेल इचक्योल शामिल हैं। हजारों बर्ड्स अपनी माइग्रेशन के दौरान यहाँ रुकते हैं। डक्स, गीज और कूट्स के झुंड पानी की सतह को ढंक देते हैं। यह अद्भुत बायोडाइवर्सिटी वाली जगह लाइफ की ग्लोबल चेन में एक जरूरी कड़ी है। एक फ्लेमिंगो आराम से उथले पानी में घूम सकता है। लैंडस्केप खुद में एक सुंदर और गहरा नजारा है। जेबेल इचक्योल इस जगह पर एक शांत और पुराना गार्डियन बनकर खड़ा है। इचक्योल सिर्फ एक लेक से बढ़कर है, ये एक पूरी और डायनामिक दुनिया है। इचक्योल नेशनल पार्क का इकोसिस्टम एक अजूबा है, जो ताजे पानी और खारे पानी के बीच एक नाजुक बैलेंस पर डिपेंड करता है। सूखे गर्मी के महीनों में इवेपोरेशन की वजह से झील का वाटर लेवल नीचे चला जाता है। समुद्री पानी अंदर आता है, जो पानी वाले प्लांट्स और मछलियों के लिए बहुत जरूरी होता है जब तक सर्दी की बारिश वापस नहीं आती। लेकिन ये बैलेंस खतरे में है। डैम्स के बनने से ताजे पानी का आना कम हो गया है, जिससे सैलिनिटी बढ़ गई है और फूड चेन बदल गई है। ये पार्क नेचर के आपस में जुड़े होने और इंसान की एक्टिविटी के असर की एक याद हटाता है। इस खजाने को बचाने के लिए कंजर्वेशन की कोशिशें की जा रही हैं। पानी वाली भैंसों के झुंड वेजिटेशन को मैनेज करते हैं, जिससे बर्ड्स के लिए जरूरी हैबिटेट बने रहते हैं। ये पार्क छोटे मैमल्स के लिए भी एक रेफ्यूज है, जिससे जिंदगी की रिच टेपेस्ट्री में और भी कुछ जुड़ जाता है। इचक्योल एक ज्यूल है जो इन वाइल्ड जगहों को बचाने की इंपॉर्टेंस पर जोर देता है। हमारी यात्रा हमें ट्यूनीशिया के सबसे उत्तर पूर्वी सिरे केप बॉन तक ले जाती है। यह क्षेत्र अपने शानदार कोस्टलाइन और फर्टाइल लैंड्स के लिए जाना जाता है। यहाँ का लैंडस्केप हरे भरे पेड़ों, सिट्रस फ्रूट्स और वाइनयार्ड्स से भरा है। इसे ट्यूनीशिया का बगीचा कहा जाता है, जो वाकई में एक स्वर्ग जैसा है। कोस्टलाइन सुनहरी चट्टानों का एक अद्भुत नजारा है जो फेरोजी समुद्र में डूब जाती है। घुमावदार कोस्टल सड़कों का हर मोड़ एक नया और शानदार नजारा दिखाता है। अपनी खूबसूरती के अलावा ये प्रायद्वीप एक समृद्ध इतिहास से भरा है। हमें केरकुआन के प्यूनिक खंडहरों में अतीत के निशान मिलते हैं, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। कैलिबिया का स्पेनिश किला एक संतरी की तरह खड़ा है, जो समुद्री डाकुओं की कहानियां सुनाता है। केप बॉन जीवंत लोकेशनीय संस्कृति और पारंपरिक शिल्प का भी एक केंद्र है। जमीन से यह जुड़ाव एक जीवित विरासत है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। यह ट्यूनीसियाई जीवन का एक समृद्ध और प्रामाणिक अनुभव देता है। केप बॉन के क्लिफ्स के बेस में छिपी हुई हैं कई हिडन बीचेस और सिक्लूडेड कोव्स। यहां तक सिर्फ वाइंडिंग फुटपाथ्स या बोट से ही पहुंचा जा सकता है। ये गोल्डन सैंड के इंटीमेट कॉर्नर्स परफेक्ट पीस देते हैं। यहाँ का पानी अनबिलीवेबली क्लियर है, लाइट टर्क्वाइज से डीप सैफायर ब्लू तक। एक चार्मिंग स्पॉट एल हावारिया है, पेनिनसुला के टिप के पास। यहाँ रोमन्स ने वास्ट केव्स कार्व्ड की थीं, जो अब प्रिस्टीन सैंड्स और क्रिस्टल क्लियर वाटर्स के लिए एक ड्रामेटिक बैकड्रॉप हैं। ये सिक्लूडेड स्पॉट्स पीसफुल कॉन्टेम्पलेशन और सी के साथ डीप कनेक्शन के लिए इनवाइट करते हैं।
ये नेचुरल ब्यूटी के सैंक्चुअरीज हैं, एस्केप करने और प्रिस्टीन कोस्टल लैंडस्केप की एलिगेंस को अप्रिशिएट करने की जगह है। केप बॉन ट्यूनीशिया की इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी का टेस्टमेंट है, एक कोस्टल पैराडाइज जो मेडिटेरेनियन के टाइमलेस चार्म को कैप्चर करता है। हम कायरोन तक जमीन के अंदर जाते हैं, ट्यूनीशिया के रूहानी दिल और इस्लाम के चौथे सबसे पवित्र शहर में। इसकी पुरानी मदीना, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, आपको 1000 साल से भी ज्यादा पीछे ले जाती है। इसके बीच में कायरोन की महान मस्जिद है, जो 670 AD में बनी थी, अफ्रीका की सबसे पुरानी और सबसे असरदार मस्जिदों में से एक। मस्जिद की किले जैसी दीवारें और इसका ऊंचा मीनार सभी महाद्वीपों में इस्लामी आर्किटेक्चर के लिए प्रेरणा रहे हैं। इसके अंदर एक संगमरमर का आंगन और फिर से इस्तेमाल किए गए रोमन खंभों का जंगल शहर के लेयर्ड हिस्ट्री को दिखाते हैं। मदीना की तंग गलियां, सफेद घर और रंगीन दरवाजे रोजमर्रा की जिंदगी और परंपरा से धड़कते हैं। मसालों की खुशबू और करघों की आवाज कायरोन की मशहूर हस्तशिल्प की याद हटाती है, खासकर इसकी मशहूर कालीनें। यहाँ आस्था, इतिहास और संस्कृति एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, एक जीवंत टेपेस्ट्री बनाते हुए जो कायम रहती है। कायरोन सिर्फ एक अवशेष नहीं है, यह एक ऐसा शहर है जहां अतीत और वर्तमान हर पत्थर और गली में मिलते हैं। यह ट्यूनीशिया की रूहानी आत्मा है, जो सदियों की भक्ति और कला से जीवंत है। कैरुआन का खजाना उसकी मस्जिद से कहीं ज्यादा है। सिदी साहबी का मकबरा या बारबर मस्जिद ऑटोमन जमाने की नक्काशीदार टाइलों और मजहबी कहानियों से चमकता है। इसके आंगन और रंगीन झेलिज टाइलें रंग और कालमी का एक इबादतगाह बनाते हैं। अगलाबिद बेसिन, 9वीं सदी के बड़े तालाब शहर की पुरानी इंजीनियरिंग की महारत दिखाते हैं। ये शानदार कुंड कभी एक खुशहाल राजधानी को पानी देते थे और आज भी इंजीनियरिंग के प्रतीक हैं। कैरुआन की विरासत उसकी स्टोनों, टाइलों और लोगों के अटूट विश्वास में जिंदा है। यहाँ इतिहास सिर्फ सहेजा नहीं जाता, बल्कि मदीना की गलियों और पवित्र जगहों में रोजमर्रा की जिंदगी में जिया जाता है। कैरुआन में चलना ऐसा है जैसे सदियों की संस्कृति और भक्ति से गुजरना। यह कालमी, सुंदरता और शाश्वत महत्व का शहर है। एलजेम में एक बहुत बड़ा रोमन एम्फीथिएटर मैदानों से ऊपर उठता है, जो रोम के कोलोजियम को टक्कर देता है। 3री सदी ईस्वी में बना, इसमें कभी 35,000 दर्शक आते थे, जो इस इलाके की पुरानी खुशहाली का सबूत है। इसकी शहद के रंग की पत्थर की दीवारें और ऊंचे ऊंचे मेहराब मॉडर्न जमाने से बिना बदले इस जगह पर छाए हुए हैं। अंदर विशाल अखाड़ा और ऊंची सीढ़ियां पुरानी भीड़ की आवाज और ग्लेडिएटर गेम्स के नाटक की याद हटाती हैं। इसके गलियारों और रास्तों के जाल को देखें, जहां हर परछाई में इतिहास छिपा है। पूरी तरह से पत्थर से बना, इसका डिजाइन रोमन इंजीनियरिंग और कुशलता का एक अजूबा है। आज एलजेम यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल है, दुनिया के सबसे अच्छे से संरक्षित रोमन एम्फीथिएटर में से एक। यह तमाशे, साम्राज्य और वास्तुकला की स्थायी शक्ति का एक खामोश स्मारक है। एम्फीथिएटर के सुनहरे पत्थर एक शहर के गर्व और पुराने नाटक की याद हटाते हैं। एलजेम के अखाड़े के नीचे एक अंधेरी दुनिया है, जहां से होकर ग्लेडिएटर और जंगली जानवर कभी अपनी किस्मत के इंतजार में गुजरे थे। ये पत्थर के कमरे इतिहास से भरे हुए उस तमाशे के पीछे की कड़वी सच्चाई दिखाते हैं। एम्फीथिएटर बाद में एक किला बन गया, जिसने बेरबर रानी अल्काहिना को उनके विरोध के दौरान शरण दी। उसकी दीवारों पर सदियों के संघर्ष और बदलाव के निशान हैं, जो ट्यूनीशिया के इतिहास की परतों को दर्शाते हैं। आज अखाड़ा सिम्फोनिक म्यूजिक फेस्टिवल की मेजबानी करता है, प्राचीन हिंसा की जगह को कला और उत्सव की जगह में बदल रहा है। एलजेम प्राचीनता को वर्तमान से जोड़ता है। उसके मेहराबों में ग्लैडिएटरों, रानियों और संगीतकारों की कहानियां गूंज रही हैं। यह सिर्फ एक अवशेष नहीं, बल्कि लचीलेपन और नए की एक जीवंत स्मारक है। यहाँ इतिहास और संस्कृति एक ऐसी जगह पर मिलते हैं जो उदास भी है और प्रेरणादायक भी। एम्फीथिएटर ट्यूनीशिया की अटूट भावना का प्रतीक बना हुआ है। ट्यूनीशिया में हमारी जर्नी कॉन्ट्रास्ट्स की जमीन को रिवील करती है। डेजर्ट, सॉल्ट लेक, पुरानी सिटीज और वाइब्रेंट कोस्ट्स। हर साइट मटमाटा के ट्रोग्लोडाइट हाउसेस से लेकर दुग्गा के रोमन रूइंस तक अडेप्टेशन और रेजिलियंस की एक यूनिक स्टोरी बताती है। ट्यूनीशिया की हेरिटेज उसके लैंडस्केप्स में खुदी हुई है, म्यूजियम्स तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि हर दिन जी जाती है। नेचर और कल्चर एक दूसरे में गुंथे हुए हैं, ड्रामेटिक कोस्ट से लेकर डेजर्ट की स्मार्ट कम्युनिटीज तक। ट्यूनीशिया के सन की वार्मथ उसकी हिस्ट्री की रिचनेस और उसके लोगों के स्पिरिट से मैच करती है। हर पत्थर, ड्यून और विलेज डिस्कवरी और वंडर के लिए इनवाइट करता है। यह एक ऐसा नेशन है जो सोल पर एक परमानेंट इंप्रेशन छोड़ जाता है, टाइम और ब्यूटी का एक लिविंग कैनवस।
ट्यूनीशिया के वंडर्स उन लोगों का इंतजार करते हैं जो उसकी कई लेयर्स को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। हमने सिर्फ ट्यूनीशिया की कमाल की ब्यूटी की एक झलक देखी है। रेगिस्तान की रेत, पुरानी इमारतें और रंगीन गांव। किस जगह ने आपकी इमेजिनेशन को कैप्चर किया? नीचे कमेंट्स में हमें बताएं। अगर इस जर्नी ने आपको इंस्पायर किया है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि और एक्सप्लोरेशंस को सपोर्ट मिल सके। आपकी पार्टिसिपेशन से हमें इन स्टोरीज को सामने लाने में मदद मिलती है और दूसरे एडवेंचरर्स तक पहुंचने में भी। बहुत सारी और जर्नीज हमारा इंतजार कर रही हैं। सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। ट्यूनीशिया की इस यादगार जर्नी पर हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू। अगली बार तक आपकी क्यूरियोसिटी आपको नई चीजों और अच्छी यादों की तरफ ले जाए। हम आपको अपने अगले एडवेंचर में देखने की उम्मीद करते हैं।